Hello student, good morning to all of you. Myself आरसी देहीवाल. मुझे आपको इनऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं. 15 लेक्चर मेरे पास हैं. उन टॉपिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं? पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है और मेटलर्जी है. ये 3 टॉपिक मुझे 15 लेक्चर में कंप्लीट करने हैं. मेरे सामने हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है. तो यहाँ जैसे मैंने हेडिंग डाल रखी है लेक्चर नंबर 100 और पी ब्लॉक से हम स्टार्ट करेंगे. तो 15 लेक्चर में हमें पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, मेटलर्जी कंप्लीट करना है. तो होपफुली आप ये बात समझ रहे होंगे कि थोड़ा सा हमें स्पीडली चलना पड़ेगा. तो इस बात को लेके बिल्कुल पैनिक ना हो कि स्पीडली चल रहे हैं. कंटेंट आपको पूरे मिलेंगे, 100% कंटेंट आपको मिलेंगे. एनसीईआरटी को हम फुल फॉलो करेंगे. मैं स्टार्ट सबसे पहले पी ब्लॉक से करने वाला हूं क्योंकि मोस्ट जो इनऑर्गेनिक का कंटेंट है वो पी ब्लॉक से बिलोंग करता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहीं से ज्यादा आते हैं. तो जो मेन टॉपिक है उसी से मैं बात को स्टार्ट करूंगा. पी ब्लॉक को भी हम 2 वैसे यहाँ स्टडी करने वाले हैं. पी ब्लॉक में 7 से 8 लेक्चर में लेने वाला हूं. अब वो 2 कौन कौन से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है, एक तो अक्रिय युग्म प्रभाव. सबसे पहले ये देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जगह जगह पी ब्लॉक में लगता है. इसके बारे में बात करेंगे. फिर हम देखेंगे ऑक्सी अम्ल. ऑक्सी अम्ल की हम बात करेंगे, सेकंड पे ये देखेंगे. फिर हम ये देखेंगे ऑक्सी अम्ल पर तापीय प्रभाव. ऑक्सी अम्ल का तापीय प्रभाव ये हम देखेंगे कि हीट करने पे क्या क्या बनता है. फिर है नॉन मेटल विथ H2O. नॉन मेटल के H2 के साथ रिएक्शन. और एक है नॉन मेटल विथ NaOH, NaOH के साथ रिएक्शन. और फिर देखेंगे हम जल, हैलाइड व ऑक्साइड का जल अपघटन. हैलाइड व ऑक्साइड का जल अपघटन, ये चीज हम देखने वाले हैं. फिर हम एक पार्ट में ये पढ़ेंगे, 3 से 4 लेक्चर इधर कंप्लीट हो जाएंगे, मेरे लग जाएंगे. फिर इधर हम आएंगे तो हम बात करेंगे ग्रुप वाइज स्टडी की. हम 13 ग्रुप के कंपाउंड देखेंगे, 14 के देखेंगे, 15 के देखेंगे, 16 के देखेंगे, 17 के देखेंगे, 18 के देखेंगे. इस प्रकार से मैं 7 से 8 लेक्चर में पी ब्लॉक क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा. तो थोड़ा सा स्पीडली हमें चलना पड़ेगा क्योंकि स्टार्ट भी मैंने किया है तो मेन टॉपिक से स्टार्ट किया है. तो स्टार्ट करते हैं. आप एनसीईआरटी को फुल करते हुए चलेंगे अपन. पी ब्लॉक में सबसे पहले हम बात करते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव की, इनर्ट पेयर इफेक्ट की. तो बात बिना कोई समय बर्बाद किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं और फटाक से इसे कंप्लीट करते हैं. अक्रिय युग्म प्रभाव. इंग्लिश में बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट. अक्रिय युग्म प्रभाव या इनर्ट पेयर इफेक्ट. तो सबसे पहले आता कहां है, कहां ऑब्जर्व होता है? ठीक है, 13, 14 एंड 15 ग्रुप में ऑब्जर्व होता है. वहां ये इफेक्ट देखा जा सकता है. ये इफेक्ट है क्या, इसके बारे में बात करें तो देखो इधर 13 ग्रुप जो है, 14 ग्रुप जो है, 15 ग्रुप है. 13 ग्रुप का जो सामान्य विन्यास होता है वो होता है NH2NP1 और 14 ग्रुप में होता है NH2NP2. 15 ग्रुप में होता है NH2NP3. ये इसके सामान्य कॉन्फ़िगरेशन विन्यास है. बोरॉन फैमिली में 13 ग्रुप बोरॉन फैमिली हो गए. इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ये वाले एलिमेंट सबको पता ही होगा. कार्बन फैमिली में ये वाले एलिमेंट आते हैं और नाइट्रोजन फैमिली में ये वाले आते हैं, ये वाले एलिमेंट आते हैं. तो ये चीज आप ये देख सकते हो कि यहां पे ये मैंने जो लिया है इसमें बोरॉन इस ग्रुप के जो कंपाउंड है या एलिमेंट हैं वो 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं. यदि केवल P का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेता हो तो +1 शो करेगा, और यदि P और S दोनों का भाग करते हो तो +3 शो करेगा.
ऐसे कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट हैं वो अगर केवल P का करता है तो +2 करेगा, यदि P और S दोनों का कर रहा है तो +4 करेगा। ऐसे नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं, यदि केवल P का करेगा तो +3 करेगा और P और S का करेगा तो +5 करेगा। तो दो प्रकार की ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकते हैं। तो मैं यहां ये बोलता हूं, एक तो मैं बोलता हूं निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था, जिसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा LOS, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, एक में लिखूंगा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा HOS से। जैसे बोरोन फैमिली की निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या है +1 और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था क्या है +3। कार्बन फैमिली की निम्न ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है +2, उच्च कितनी है +4। नाइट्रोजन फैमिली की निम्न कितनी है +3, उच्च कितनी है +5। तो इस वजह से यहां दो ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं। तो यहां क्या ऑब्जर्व होता है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 5 है और ये 6 आवर्त है। तो हम यहां इनमें ये ऑब्जर्व होता है कि टॉप टू बॉटम जाने पे, ऊपर से नीचे जाते हैं तो LOS मतलब निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, इंक्रीज होता है, वह HOS का स्थायित्व डिक्रीज होता है। रीजन भी बताएंगे, पहले आप देखो LOS का स्थायित्व तो इंक्रीज होता है और HOS का स्थायित्व डिक्रीज होता है। जैसे मैं ये लूं कि मैंने लिया B+1 Al+1 Ga+1, ठीक है, उसके बाद In+1 और Tl+1, तो ये इस ग्रुप की निम्नतम है या उच्चतम है? तो ये निम्नतम है, निम्नतम का स्थायित्व इधर से इधर जाऊंगा तो इनका स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इनका स्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूं, जैसे इसके लिए मैंने C+4 Si+4 Ge+4 Sn+4 और ये लिया मैंने Pb+4। इसकी बात करते हैं तो इधर से इधर जाता हूं तो LOS का स्थायित्व बढ़ता है, HOS का स्थायित्व कम होता है। तो इस ऑक्सीकरण अवस्था की बात करूं तो ये HOS है, तो टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक क्वेश्चन तो ऐसा बनता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट में लिखा रहा हूं, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पीरियड तक या आवर तक पर्टिकुलर एलिमेंट की LOS HOS से ज्यादा स्थायी होती है, परंतु 6 पीरियड में या फिर आवर्त में LOS HOS से एलिमेंट की HOS और यहां लिखूं LOS से ज्यादा स्थायी होती है, परंतु 6 पीरियड में LOS HOS से ज्यादा स्थायी होती है। कैसे समझे इसको? जैसे बोरोन 2 दिखाएगा +1 +3, तो इसकी +1 से ज्यादा स्टेबल है +3। एल्यूमिनियम की बात करें तो ये भी +1 और +3, तो इसकी +3 ज्यादा स्टेबल है। गैलियम की बात करें तो +1 और +3, तो इसकी भी +3 ज्यादा स्टेबल है। इसकी बात करें +1 और +3, तो +3 ज्यादा स्टेबल है। बट इसमें 6 पीरियड में, तो इनमें पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करूं ना तो हमेशा हायर ज्यादा स्टेबल होती है। कहां तक? 5th आवर तक। पर 6 की बात करूं तो Tl+1 ज्यादा स्टेबल है +3 से। ऐसे ही इनकी बात करूं ना, इन एलिमेंट की, तो इनकी +4 ज्यादा स्टेबल है +2 से। Pb की बात करूं ना तो Pb में +2 ज्यादा स्टेबल है +4 से, इसमें LOS ज्यादा स्टेबल है। इनकी बात करूं तो इनकी भी +3 से ज्यादा स्टेबल होती है +5, बट इसकी बात करूं ना तो ये +3 से ज्यादा स्टेबल है +5 से। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपसे यहां से 2 तरीके के क्वेश्चन तो ऐसे पूछ सकता है कि इनको स्थायित्व के क्रम में अरेंज करो। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो LOS का स्थायित्व बढ़ता है, HOS का स्थायित्व कम होता है। फिर पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें
तो पर्टिकुलर एलिमेंट में क्या होता है, पर्टिकुलर एलिमेंट में 5th पीरियड तक तो हायर ज्यादा स्टेबल होती है, पर 6th पीरियड में लोअर ज्यादा स्टेबल होती है। अब बात आती है कि ऐसा होता क्यों है, लोअर ज्यादा स्टेबल क्यों होती है, इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों कहते हैं, उसके बाद इसकी बात करेंगे हम एप्लीकेशन की। तो मैं इसको तो मिटाता हूं। ठीक है, अब देखो हम बात ये करते हैं कि हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, 13 ग्रुप हो गया, 14 ग्रुप हो गया और 15 ग्रुप हो गया। तो टॉप टू बॉटम जाने पे एनएस व एनपी के मध्य ऊर्जा अंतराल बढ़ता है, एनएस और एनपी के मध्य ऊर्जा अंतराल बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे ये एनएस लिया और ये एनपी लिया, फिर ये एनएस लिया, ये एनपी लिया, फिर ये एनएस लिया, ये एनपी लिया, फिर ये एनएस लिया, फिर ये एनपी लिया, फिर ये एनएस लिया और ये एनपी लिया, ये एनपी है और ये एनएस है। तो इनके बीच ये जो एनर्जी गैप है ना, वो टॉप टू बॉटम जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पे एनएस एनपी के बीच का ऊर्जा अंतराल बढ़ता है, जिससे देखो यहां जैसे मैं बोरॉन फैमिली लूं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जब पी का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो +1 शो कर देगा। तो ऊपर की तरफ एनर्जी गैप कम होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाता है, यहां उत्तेजित हो जाता है और अनपेयर्ड होकर बॉन्ड बना लेता है। बट ये 6 पीरियड में क्या होगा, ये एनएस एनपी के बीच का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां क्या नहीं हो पाता है, उत्तेजित नहीं हो पाता है, तो केवल पी का इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में भाग लेता है। इसके बीच का ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा हो गया, तो मैंने लिखा एनएस एनपी के मध्य ऊर्जा अंतराल बढ़ता है, जिसके कारण एनएस इलेक्ट्रॉन युग्म की बंद बनाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिसके कारण एनएस इलेक्ट्रॉन की युग्म की बंद बनाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। एनएस इलेक्ट्रॉन युग्म अक्रिय हो जाता है, जिसे इसलिए अक्रिय युग्म प्रभाव कहा जाता है, अक्रिय युग्म प्रभाव कहा जाता है। थोड़ा सा हिंदी मेरे से इसे लिखा जाएगा तो समझ लें कि एनएस एनपी के मध्य ऊर्जा अंतराल बढ़ा, जिसके कारण एनएस इलेक्ट्रॉन युग्म की बंद बनाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, एनएस इलेक्ट्रॉन युग्म अक्रिय हो जाता है, इसलिए अक्रिय युग्म प्रभाव कहा जाता है। तो एनएस के इलेक्ट्रॉन की बंद बनाने की टेंडेंसी कम हो गई, तो केवल पी का भाग लेगा, पी का भाग लेगा मतलब निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था, निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व टॉप टू बॉटम जाता हूं तो बढ़ता है और एचओएस का स्थायित्व कम हो जाता है। यह तो बात हुई इसके कंसेप्ट की। अब हम आगे बात करें इसके एप्लीकेशन क्या क्या है। अक्रिय युग्म प्रभाव के क्या क्या एप्लीकेशन है, मतलब अनुप्रयोग। इसके क्या क्या अनुप्रयोग है, तो अनुप्रयोग की बात करें ना, तो आप ये देखो कि Pb+4, ठीक है,
Tl+3 और Bi+5, Tl+3, Pb+4, Bi+5, इन सब की टेंडेंसी है किसमें जाने की, ठीक है, LOS में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो वो तो जाएगा Tl+1 में, ये जाएगा Pb+2 में, ये जाएगा Bi+3 में, क्योंकि यहां ये ज्यादा स्टेबल होती है ना इनकी, तो जब ये LOS में जाएंगे तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब जिसका इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं उसका क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो गए, ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक की तरह कार्य करते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक की तरह कार्य करते हैं, तो बोलूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार बोल दिया है कि इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने लिया Sn+2 है, In+1 है और As+3 है, तो ये इनकी कहां जाने की टेंडेंसी होती है, HOS में जाने की टेंडेंसी होती है, HOS में जाने की प्रवृत्ति है, क्योंकि इनका HOS ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये तो जाएगा In+3 में, ये जाएगा Sn+4 में और ये जाएगा As+5 में, तो ये HOS में जाएंगे तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन में क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, जिसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसका क्या कर रहे हैं, रिडक्शन, तो ये खुद क्या हो गए, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये प्रबल अपचायक अभिकर्मक है, मतलब बोलूं तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट SRA, पहला एप्लीकेशन तो ये। तो यहां मेनली एनसीईआरटी में बात करते हैं, तो एनसीईआरटी में दो जगह दिया हुआ है, एक तो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, Pb+4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड Sn+2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एनसीईआरटी, ये क्या हो गया, एनसीईआरटी हो गया। अब देखो इधर, ठीक है, अब आगे बात करें तो मैं बोलूं कि Pb+4 एंड Sn+2 इनकी रिएक्शन होगी, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उसको +2 में जाना है, इसको +4 में जाना है, तो ये रिएक्ट करके किस में आएगा, वो तो आ जाएगा Sn+4 में और ये जाएगा Pb+2 में। तो Pb+4 और Sn+2 का पेयर एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे मैं लूं PbCl4 और SnCl2, ठीक है, ये तुरंत रिएक्ट करेंगे क्योंकि Sn+2 में है, Pb+4 में है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एक को इलेक्ट्रॉन देने हैं, दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो ये तुरंत चला जाएगा SnCl4 और PbCl2 में। तो ये पेयर, तो ये युग्म है ना, ये तो एक साथ एग्जिस्ट कर जाएगा, एक साथ अस्तित्व में रह जाएगा, ये पेयर एक साथ अस्तित्व में नहीं रहेगा। रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम जो है वो रिएक्शन का ग्रेटर देन 1 है, एक से ज्यादा है, रिएक्शन आगे की तरफ आएगी, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड 13
14 एंड 15 समूह के हैलाइड का तापीय स्थायित्व है। 13, 14 एंड 15 समूह के हैलाइड का तापीय स्थायित्व। इनके तापीय स्थायित्व की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। मैंने लिया बी अक्ष3, ए एल अक्ष3, जी ए अक्ष3, आई एन अक्ष3 और टी एल अक्ष3। कौन सी ऑक्सीजन स्टेट है, +3। +3 कौन सी है, HOS। इधर से इधर जाऊंगा तो HOS का स्थायित्व क्या हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब मैं लू GA अक्ष, IN अक्ष और TL अक्ष। ये कौन सी है, +1 +1 +1, कौन सी है, LOS। LOS का स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है, तो इनका थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तापीय स्थायित्व को बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी, TS, थर्मल स्टेबिलिटी। ऐसे में बात करूं C अक्ष2, GE अक्ष2, SI अक्ष2, GE अक्ष2, SN अक्ष2 और PB अक्ष2। अब ये कौन सी है, लोअर है या हायर है, तो ये LOS है, कौन सी, +2। इनका थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं C अक्ष4, SI अक्ष4, GE अक्ष4 और SN अक्ष4 और PB अक्ष4, तो ये +4 कौन सी हुई, हायर। और हायर का थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऐसे नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, N अक्ष3, P अक्ष3, AS अक्ष3, SB अक्ष3 और BI अक्ष3। बोलो लोअर है या हायर है, तो ये LOS है। LOS की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब मैं लू P अक्ष5, नाइट्रोजन तो पेंटाहेलाइड बनाता नहीं है क्योंकि उसके पास रिक्त डी कक्षक होता नहीं है, तो फिर ये अक्ष5 और ये SB अक्ष5 और ये BI अक्ष5। इधर से इधर जाऊंगा ना तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये कौन सी है, ये HOS है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये इस वजह से इनका थर्मल स्टेबिलिटी का हम केस देखते हैं कि कहां स्टेबल होगा, कहां लेस स्टेबल होगा। ये एक डेफिनेट सा ऑर्डर है, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले एप्लीकेशन की। और अगला एप्लीकेशन पढ़ाऊं उससे पहले थोड़ी सी चीज आपको समझनी पड़ेगी। जो चीज बताता हूं मैं वो देखो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हेलोजन। हेलोजन की ऑक्सीकारक क्षमता, हेलोजन की ऑक्सीकारक क्षमता। तो F2Cl2 Br2 और I2। ठीक है, ये जो है वो है प्रबल ऑक्सीकारक या प्रबलतम ऑक्सीकारक। Cl2 है वो प्रबल ऑक्सीकारक, ये ऑक्सीकारक हो जाएगा, और ये दुर्बल ऑक्सीकारक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां एक लाइन और बता रहा हूं, डायरेक्टली हेलोजन फैमिली में जा रहा हूं, कनेक्ट करेंगे। निम्न परमाणु क्रमांक हेलोजन, निम्न परमाणु क्रमांक वाला हेलोजन, निम्न परमाणु क्रमांक वाला हेलोजन उच्च परमाणु क्रमांक वाले हेलोजन व हैलाइड आयन को ऑक्सीकृत कर सकता है, ऑक्सीकृत कर सकता है। निम्न परमाणु क्रमांक वाला हेलोजन उच्च परमाणु क्रमांक वाले हेलोजन या हैलाइड आयन को ऑक्सीकृत कर सकता है। कैसे करेगा ऑक्सीकृत, देखो जैसे मैं लू KI या फिर I-
इसकी रिएक्शन कराऊं F2 से करवाऊं या Cl2 से करवाऊं या Br2 से कराऊं, तो F2I- को ऑक्सीकृत कर सकता है, करेगा, क्योंकि ये निम्न परमाणु क्रमांक वाला है, तो ये तो खुद चला जाएगा 2F- में, वहां से क्या आ जाएगा I2। Cl2 भी कर सकता है, 2Cl- में किस में आ जाएगा I2 में। Br भी कर सकता है 2Br- और ये क्या आ गया I2। अब I2 Br- को ऑक्सीकृत नहीं कर सकता। ऐसे अगर मैं बात करूं KBr की या फिर Br- की, क्या इसको F2 ऑक्सीकृत कर सकता है, Cl2 कर सकता है, I2 कर सकता है, F2 तो कर देगा, Br2 और 2F- ये भी कर देगा, Br2 और 2Cl- ये वाला नहीं करेगा क्योंकि ये इससे हायर परमाणु क्रमांक वाला हो गया। ऐसे अगर मैं बात करूं KCl की, तो KCl या फिर Cl- तो F2 कर सकता है, Br2 नहीं करेगा, I2 नहीं करेगा, ये चला जाएगा F- में और इसको छोड़ देगा Cl2 में। F- को कोई ऑक्सीकृत नहीं कर सकता क्योंकि वो तो खुद प्रबल ऑक्सीकारक है, उसको ऑक्सीकृत कौन करेगा, F- से इलेक्ट्रॉन कोई नहीं ले सकता। ठीक है, एक ये चीज ये भी ध्यान रखना, ये फेमस रिएक्शन है, Cl2 एक्वस दिया हुआ है और I2 एक्वस दिया हुआ है Cl2, तो I2 को ऑक्सीडाइज करेगा ना, तो ये बनाएगा ऑक्सी एसिड HiO3 और खुद चल जाएगा 2HCl में। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ऑक्सीकारक क्षमता है किसकी, हेलोजन की। तो हेलोजन की अपचयित क्षमता क्या होगी, सबसे जल्दी अपचयित कौन होता है, सबसे जल्दी अपचयित कौन, सबसे प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, अपचयित कौन हुआ, इसका जस्ट अपोजिट। तो ये तो ऑक्सीकारक क्षमता थी। अब इसको मैं कनेक्ट करूंगा, अभी देखना, अब इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो अपचयित क्षमता क्या होगी, रिड्यूसिंग नेचर, ये तो ऑक्सीकारक क्षमता। अब हम बात करें अपचयित क्षमता, अपचयित करने की क्षमता सबसे ज्यादा किसकी है, या अपचयित क्षमता सबसे प्रबल है I-, फिर Br-, फिर Cl- और फिर F-। इसका जस्ट अपोजिट होगा ऑक्सीकारक क्षमता का, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन ये देगा। तो ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट, और F- कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता है तो किसी का रिडक्शन नहीं करेगा, ये इसका काम ऑक्सीडेशन करने का होता है। तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन I- इलेक्ट्रॉन देगा तो खुद हाफ I2 में चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ये समझ में आ गया। अब मैं इस कंसेप्ट को अप्लाई करता हूं, देखो इधर PbF4 PbI4 PbBr4 PbCl4 PbF4, इधर से इधर जाता हूं ना तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब यहां पे ये तो क्या होता है, स्वतः, ये तो स्वतः ही टूट जाएगा और ये अस्तित्व नहीं होता है, ये डू नॉट एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि Pb+4 और 4I- इसको हमने बोला है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको बोला है हमने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। Pb को +2 में जाना है, I को इलेक्ट्रॉन देना है, तुरंत चला जाएगा PbI2 और I2 में, तो ये तो स्वतः ही हो जाएगी। बाकी यहां इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको हम वार्म करेंगे, थोड़ा सा हम इसको हीट देंगे, तब जाके ये टूटेगा। बट ये वाले तीनों क्या करते हैं, ये वाले एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर पे, ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये PbBr2 और Br2 में टूटता है, बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, इसको हीट देनी पड़ेगी। वहां केवल वार्म किया, हल्का सा गर्म किया, यहां हीट दिया तब टूटा। PbCl2 और Cl2 में ये वाला कभी भी नहीं टूटेगा, क्योंकि Pb+4 तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट F- रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये कभी भी इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ठीक है, ये सेम कंसेप्ट सब जगह चलेगा।
तो PbI4 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? उसका रीजन है Pb+4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों हुआ? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। और I- क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कंसेप्ट हमने लगाया है यहां पे। अब जैसे मैं आगे लेता हूं, आज थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है इसलिए बोर्ड प्रॉपर साफ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन हम और अप्लाई कर सकते हैं। सेम डिट्टो कंसेप्ट लगेगा। जैसे TlI3, TlBr3, TlCl3, TlF3। तो TlI3, TlBr3, TlCl3 और TlF3, तो ये तो स्वतः टूट जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। I और I प्लस हाफ I2 में इसको हमें क्या करना पड़ेगा? वार्म करना पड़ेगा, इसको हमें हीट करना पड़ेगा। ये कभी नहीं टूटेगा, तो ये टूटेगा TlBr प्लस Br2 में, TlCl प्लस Cl2 में, और ये नहीं टूटेगा। यहां ये क्यों टूट रहा है? क्योंकि Tl+3 3I- स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये स्ट्रॉन्ग क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। हाँ, TlI3 Tl+3 3I- इस फॉर्म में डू नॉट एग्जिस्ट, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। बट Tl+1 और I3- एग्जिस्ट, पॉलीएलाइड के साथ ही एग्जिस्ट कर जाएगा। इसमें यह बोला मैंने कि यहां आयोडीन का ऑक्सीजन स्टेट है -1, यहां है -1/3। तो अगर TlI3 एग्जिस्ट करेगा तो भी कैसे करेगा? ऐसे कर सकता है, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे क्यों नहीं करेगा? क्योंकि +3 में तो I- के साथ एग्जिस्ट करेगा नहीं। ऐसे कर सकता है I3- हो और Tl+1 हो, जैसे ये भी एग्जिस्ट करता है। KI3 एग्जिस्ट करता है, KBr3 एग्जिस्ट करता है, CSBr3 एग्जिस्ट करता है, TlI3, ये सब क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। बट इनका रीजन ये है कि यहां एग्जिस्ट कर रहा है तो ये Tl+1 I3-, यहां एग्जिस्ट कर रहा है तो K+1 I3-, यहां एग्जिस्ट कर रहा है K+ और Br3-, यहां एग्जिस्ट कर रहा है CS+ Br3-, इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ये सेम कंसेप्ट लग जाएगा इसके लिए। BiI5, BiBr5, BiCl5 और BiF5, ये वाला स्वतः टूटेगा और ये वाला डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इधर से इधर जाऊंगा तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ये क्यों नहीं करेगा? क्योंकि Bi+5 I-, ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टूट जाएगा, +3 में चला जाएगा और ये I2 रिलीज हो जाएगी। मतलब अब तक का कंसेप्ट हमारे पास हुआ क्या? Pb+4 Tl+3 और एंड Bi+5 I- के साथ अस्तित्व में नहीं रहते हैं। अब तक का कंसेप्ट ये आया। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे डी ब्लॉक तक लेके जाता हूं, क्योंकि पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं इस कंसेप्ट को। क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। आपको प्रोडक्टिव अगर स्टडी करनी है तो आपको इसी वे से पी ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक वाइज पढ़ के आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, तो थोड़ा सा कोऑपरेट आप भी करें, पैनिक ना हो, सारी चीजें समझ में आएगी। वीडियो को पॉज करके देखें, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो क्या बोल रहा हूं उसको ढंग से सुने। बोर्ड थोड़ा सा परेशान कर रहा है आज, उसका रीजन मैंने बोल दिया कि ह्यूमिडिटी का सिर्फ साफ नहीं होता है प्रॉपर। ठीक है, अब देखिए हम एक बात करते हैं, छद्म हैलाइड हेलोजन और छद्म हैलाइड आयन, इनके बारे में बात करते हैं। बढ़िया टर्म्स है, यूज में आती है यहां पे। छद्म
हैलाइड आयन और छद्म हैलोजन। जैसे हैलाइड आयन हम बोलते हैं किसको? हैलाइड आयन हम बोलते हैं F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, और हैलोजन हम बोलते हैं इनको बोलते हैं F2 Cl2 Br2 और I2। ठीक उसी तरह से छद्म हैलाइड और छद्म हैलोजन, हैलाइड आयन हैलोजन की तरह कार्य करते हैं, हैलोजन की तरह व्यवहार करते हैं। अब एक क्वेश्चन तो यह आता है कि निम्न में से कौन से छद्म हैलाइड आयन है या छद्म हैलोजन है? तो देखो सबसे पहला एग्जांपल है Cn माइनस, उसके बाद OCN माइनस, ऑक्सीजन के नीचे वाला सल्फर SCN माइनस, सल्फर के नीचे वाला SCN माइनस, एजाइड आयन, ठीक है, साइनेमाइड आयन, इसका नाम तो है साइनेमाइड, इसका नाम है एजाइड, इसका नाम है साइनाइड, इसका नाम है साइनेट, इसका नाम है थायोसाइनेट और इसका नाम है सेलिनोसाइनेट। ये इनके नाम हो गए। ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है और सब में नाइट्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। अब इसका हैलोजन बनेगा ना तो CN2, इसका नाम हो जाएगा साइनोजन, इससे बनेगा तो NCO का होल ट्वाइज, इससे बनेगा तो SCN का होल ट्वाइज। ये इनके छद्म हैलोजन बन जाएंगे। CN2 कैसे? ऐसे साइनोजन, और ये कैसे? ये ऐसे, ये कैसा? ये ऐसा। तो ये जैसे ये बनते हैं तो Cn माइनस और SCN माइनस दो मेन इंपोर्टेंट है। एजाइड आयन में मैंने बता दिया कि कौन कौन से होते हैं, तो ये इनके हैलोजेंस हैं। अब इसमें मुझे बताना क्या है, उस चीज पे हम आते हैं। पहले मैं इसको साफ करता हूं। ये आपके डायरेक्ट मैंने कनेक्ट किया है हैलोजन फैमिली से। हैलोजन फैमिली में क्वेश्चन बनता है कि कौन से सूडो हैलाइड है, इंग्लिश में बोलते हैं सूडो हैलाइड और सूडो हैलोजन। अब लास्ट वाला है, उसके बाद हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे और खत्म कर देंगे इस टॉपिक को। इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम खत्म कर देंगे। देखो कैसे Cn माइनस एंड SCN माइनस प्रबल अपचायक अभिकर्मक की तरह व्यवहार करते हैं। Cn माइनस एंड SCN माइनस प्रबल अपचायक अभिकर्मक की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे I माइनस। तो Cn माइनस यदि इलेक्ट्रॉन देता है ना तो टूटता है हाफ Cn का होल ट्वाइज और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। जैसे I माइनस टूटता है ना तो कैसे टूटता है? हाफ I2 और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। SCN माइनस भी टूटेगा तो ये हाफ SCN का होल ट्वाइज और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो ये भी प्रबल अपचायक की तरह कार्य करते हैं। अब मैं एक साथ क्वेश्चन बताता हूं, देखिए Pb+4 में है, अगर आपने इसकी रिएक्शन अक्स माइनस से करवाई और अक्स बराबर आपने लिया Cl, Br और फ्लोरीन, तो ये बन जाएगा Pb(X4) और एग्जिस्ट करेगा ये, क्योंकि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्साइडिंग एजेंट है, बट ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो ये रिएक्शन हुई नॉन रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हुई है। बट अगर मैं यहां अक्स माइनस I माइनस लेता हूं तो PbI4 बनेगा, जो कि क्या है? अनस्टेबल, अस्थायी, एग्जिस्ट नहीं करता है, तुरंत टूटता है किसमें बेटा?
PbI2 और I2 में तो ये रिएक्शन कौन सी हुई, रेडॉक्स। तो मैंने बोला था ना I माइनस के साथ Pb+4 अस्तित्व में नहीं रहता। अब मैं I माइनस जैसे काम करता है वैसे Cn माइनस करेगा, तो यहां भी क्या बनेगा, PbCN4 तुरंत टूट जाएगा किसमें, PbCN का होल ट्वाइज और Cn होल ट्वाइज, ये भी क्या हो गई, रेडॉक्स। ऐसे अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं मैं 4SCN माइनस से, तो PbSCN का होल 4 और टूटेगा PbSCN2 और ये SCN का होल ट्वाइज, और ये भी कैसी होगी, रेडॉक्स। इसको बोलते हैं थायोसाइनोजन, इसका नाम साइनोजन। तो इनके साथ I माइनस Cn माइनस रसियन में के साथ Pb+4 एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैं ऐसे में बता देता हूं, ऐसे ही देखो I माइनस Cn माइनस व SCN माइनस के साथ Pb+4 Pb+2 में रहता है, Pb प्लस के साथ Pb+4 नहीं, Pb+4 नहीं रहता है, Pb+4 नहीं रहता है, Pb+2 में रहता है। रीजन क्या है इसका, इसका कारण क्या बोलेंगे, दो कारण बोलेंगे, Pb+4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, I माइनस Cn माइनस SCN माइनस, ये क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एक स्टेटमेंट तो ये हुआ। दूसरा स्टेटमेंट, Cu+2 के साथ या I माइनस Cn माइनस SCN माइनस के साथ Cu+2 में नहीं रहता है, नहीं रहता है, Cu+1 में रहता है। हमेशा ध्यान रखना, I माइनस Cn माइनस SCN माइनस के साथ ये भी Cu+2 को भी क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, Cu+1 में रहता है। रीजन इसका क्या बोलूंगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गए कौन, I माइनस Cn माइनस और SCN माइनस। तीसरा स्टेटमेंट, Fe+3 I माइनस Fe+3 के साथ I माइनस के साथ Fe+3 अस्तित्व में नहीं रहता है, Fe+2 में चला जाता है। रीजन यहां क्या है, रीजन यहां है I माइनस क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। फोर्थ स्टेटमेंट है Fe+3 Cn व SCN माइनस के साथ अस्तित्व में रहता है। Fe+3 Cn माइनस और SCN के माइनस के साथ क्या रहेगा, अस्तित्व में रहेगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट ही नहीं बताया, मैंने आपको डी ब्लॉक की कई रिएक्शन बता दी। FeI3 एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि I माइनस के साथ Fe+3 नहीं रहता। CuI2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, CuCN2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, CuSCN2 एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ये +2 से +1 में आ जाएंगे। Pb+4 I माइनस Cn SCN के साथ नहीं रहेगा, और ये देखो Pb+4 इनके साथ रेडॉक्स देगा, Cu+ भी इनके साथ रेडॉक्स देगा, Fe+3 I माइनस के साथ रेडॉक्स देगा, इनके साथ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन देगा। अब यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट खत्म होता है। कहां सोल्व होता है, आगे इससे रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन आएंगे, तो हम ग्रुप में जब आएंगे तब हम उसकी बात करेंगे। अब हम देखते हैं ऑक्जी एसिड के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार इसको जरूर देखें, पढ़ें। इनर्ट पेयर इफेक्ट आपके पी ब्लॉक में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है, वहां आप जाके एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। ओके, थैंक यू।